हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द डायनामिक स्टडी। सो ये हमारा ABS 20 का सीरीज जो चल रही है, इसमें हम यूनिट 5 को अब डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 5 में बेसिकली है आपका एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिकली सबसे पहली चीज़ है, जब आप एनर्जी की बात करते हो, एनर्जी से रिलेटेड चीज़ों की किसी भी चीज़ की बात करते हो, तो होनी चाहिए उसकी बात कैलोरीफिक वैल्यू की, कि हाँ इस आपका जो फ्यूल है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी, यानी वो कितनी एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहा है। सेम देख, जैसे आप कोई भी चीज़ खाते हो, चाहे वो आपका कोई भी फूड हो गया, कोई भी बाहर की इंग्रेडिएंट हो गई, कोई नेचुरल चीज़ फ्रूट्स हो गया, तो उससे आपको कितनी एनर्जी मिलती है और कितना आप उससे काम कर लेते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, सेम चीज़ कोई भी फ्यूल होगा, जब उसका ऑक्सीजन में पूरी तरीके से कंबशन किया जाए तो हीट के रूप में कितनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है, उसी को कैलोरीफिक वैल्यू बोली जाती है। यानी आप कह सकते हो फ्यूल टू जनरेट मोशन और फ्यूल टू जनरेट हीट डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड इन एन एनर्जी सोर्सेस व्हेन इट कहाँ पे अंडरगोस कंप्लीट कंबशन, पूरी तरीके से कंबशन होती है। विथ किसके कंबशन, ऑब्वियस सी बात है, जब बात आएगी तो ऑक्सीजन के साथ होगा। और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि क्या कहेंगे, हाउ मच एनर्जी, कितनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट दिस सब्सटेंस कैन जनरेट ड्यूरिंग द कंबशन। वही बात हो गई जो मैंने कहा। तो आपकी नेट कैलोरीफिक वैल्यू जो होगी, इसमें आप जो है कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है उसको इंक्लूड नहीं करते। यानी नेट कैलोरीफिक वैल्यू जो आपकी होती है वो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू माइनस कंडेंसेशन हीट, उसमें कंडेंसेशन की जो हीट होती है उसको माइनस कर दिया जाता है। तो आपकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, ये हाउ मच एनर्जी कैन बी रिलीज ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबशन ऑफ ए गिवन अमाउंट फ्यूल, पूरी तरीके से। इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ ए नेट कैलोरीफिक वैल्यू प्लस द एनर्जी कंटेंट इन द एग्जॉस्ट गैसेस, जो होगी पूरा, एंड इन द वाटर वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबशन। देयरफॉर द क्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू इज़ ऑलवेज हायर देन द नेट कैलोरीफिक वैल्यू, इसी वजह से ये उससे ज़्यादा होती है। अब कैलोरीफिक वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आप में पूछे जाते हैं कि हाँ इस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होगी, कुछ फैक्ट्स रिलेटेड आएंगे, कुछ डायरेक्ट आपको कैलोरीफिक वैल्यू से या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है, उससे फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि आपका नेचुरल गैस की कैलोरीफिक वैल्यू पूछी गई है, तो 42.4 यहाँ पे मिली जूल की पर किलोग्राम दिया गया है, तो इसको 42,400 भी किया जा सकता है। आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में पूछा गया है। नेचुरल गैस का हो गया, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू, ब्यूटेन की कैलोरीफिक वैल्यू हो गई आपकी, गैसोलीन की हो गई, डीजल की हो गई, और क्या कहते हैं कोक की हो गई, आपके बिटुमिनस की हो गई, इन सब की कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है। इसको आप देख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट हैं जैसे नेचुरल गैस, मेथेन और आपका कोल हो गया, इन सब चीज़ों को आपको फैक्चुअल याद कर लेना चाहिए अच्छे से। देन कोल से रिलेटेड आपके इस पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली जो क्वेश्चन आता है कि कोल टाइप्स आपके एनर्जी के बेसिस पे इसको डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए। तो एंथ्रासाइड की सबसे ज़्यादा होगी, फिर बिटुमिनस, फिर सब बिटुमिनस एंड लिग्नाइट, पीट, फिर इसके बाद होता है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है। मॉइस्चर कंटेंट आप देखोगे कि इसमें लेस देन 50%, 2.15 2 से लेके 15% तक आपका दिया है, किसमें बिटुमिनस में 10 to 45 आपके केस में दिया गया है, सब बिटुमिनस में, और सबसे ज़्यादा लिग्नाइट में। उसके बाद पीट होता है, पीट में भी सबसे ज़्यादा होता है। सल्फ़र कंटेंट की बात आती है, तो सल्फ़र कंटेंट आपका जो 0.6 से 0.8, इसका मतलब ये नहीं कि एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा है। बिटुमिनस में देखो तो 0.7 से 4% तक का दिया हुआ है, यानी बिटुमिनस में सबसे ज़्यादा। इसमें कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं, बिटुमिनस में सल्फ़र कंटेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और अगर आप एक तरीके से क्वेश्चन ये भी आया कि 1 मेट्रिक टन ऑफ एवरेज कोल जो होगा आपका, वो कितने क्यूबिक फीट नेचुरल गैस के इक्विवेलेंट होगा, एनर्जी टर्म में लिखोगे तो वो 24,000 क्यूबिक फीट नेचुरल गैसेस के इक्विवेलेंट होता है 1 मेट्रिक टन ऑफ एवरेज कोल आपका जो भी होता है। फिर आपका आता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर नॉन रिन्यूएबल। पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस की जब बात की जाएंगी, ये एक फॉसिल फ्यूल होते हैं जो कि आपका बहुत साल पहले कि क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग फिजिकल प्रोसेस और मेटामॉर्फिज्म कह सकते हो, एक तरीके हाई प्रेशर टेम्परेचर की वजह से, प्लांट इंग्रेडिएंट की वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ है। सो बेसिकली पेट्रोलियम इज़ अ लिक्विड मिक्सचर फाउंड अंडरग्राउंड दैट कैन बी यूज टू मेक अ गैसोलीन। अब गैसोलीन क्या होता है, द फ्यूल यूज इन कार ऑफन कॉल्ड गैस, बट इट इज़ नॉट रियली गैस एट ऑल। It is the shortened form of the word gasoline. Gasoline is a liquid fuel made from petroleum. Petroleum is also called क्या होता है, क्रूड ऑयल या ऑयल बोल दिया जाता है उसको।
नेचुरल गैस क्या होता है, ये मिक्सचर ऑफ मोस्टली मेथेन गैस। अब इसमें आप देख सकते हो कि नेचुरल गैस में बेसिकली मेथेन जो होती है 70 to 90% होती है, बाकी जो आपकी अदर गैसेस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, और भी बहुत सारी गैसेस होती है नेचुरल गैसेस। और इसका क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन पूछा जाता है कि बेसिकली कौन कौन सी गैसेस होती हैं आप में इसमें। फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये हो गया कि इसकी मैक्सिमम इफ़िशियंसी क्योंकि 83% यानी 0.83 हो गया, ये भी मान लिया जाता है इसका। फिर इसकी जो प्रोसेसिंग होती है आप ये जानो कि इसमें 4 स्टेप में सिंपल प्रोसेस में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पहला क्या होता है, द हाइड्रोजन एटम इंटर्स द एनोड में इंटर करेगा। फिर क्या होगा, द एटम्स आर स्ट्राइप्ड ऑफ दियर इलेक्ट्रॉन इन द कैथोड, ऑब्वियस ही बात वो करेगा ही। द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन पासिस थ्रू द मेंबर टू कैथोड एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर पास थ्रू द सर्किट जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रोसेस होता है। फिर लास्ट प्रोसेस क्या होता है, आफ्टर पासिंग थ्रू द सर्किट द इलेक्ट्रॉन कंबाइन विथ किसके साथ, प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन फॉर्म द एयर जनरेट द फ्यूल सेल बाई प्रोडक्ट वाटर एंड हीट, ये आपको प्रोवाइड करेगा। इसके एग्जाम बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, लो टू ज़ीरो इमिशन होगा। अब हाई एफिशिएंसी होती है इसकी सबसे ज़्यादा, अगर अब कहीं पे 4 ऑप्शन दिया गया, पूछा गया सबसे हाई एफिशिएंसी कितना है, उसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल या हाइड्रोजन की बात की गई तो उसकी सबसे ज़्यादा होगा, सबसे क्लीनेस्ट में भी माना जाता है। हाई एफिशिएंसी हो गया, रिलायबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा है, फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, एनर्जी सिक्योरिटी इसकी सबसे अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी इसकी अच्छी है, स्केलेबिलिटी एंड क्वाइट ऑपरेशन करता है, एकदम से साफ़ सुथरी इसका प्रोडक्शन होता है। बायोगैस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बायोगैस इस बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट हो गया आपका कॉम्प्लेक्स, जैसे कि आपका ऑर्गेनिक मैटर कोई भी ले लो, उसका जो डिकम्पोजिशन होता है, जैसे एनिमल वेस्ट ब्रेक डाउन इन किस कंडीशन में होगा, एनारोबिक इन्वायरमेंट। एंड एनारोबिक इन्वायरमेंट क्या होता है, ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे रिलीज अ ब्लेंड्स ऑफ गैसेस प्राइमरली मेथेन सबसे ज़्यादा होगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बिकॉज दिस कंपोजिशन happen in an anaerobic environment, the process producing biogas also known as anaerobic digestion। आप देख सकते हो इमेज में कि आपका जो गाय भैंस हैं उसकी लाइव स्टॉक वेस्ट हो गया, क्रॉप का रेसिड्यूज हो सकते हैं, वेस्ट वाटर हो गया, फूड के वेस्टेज हो सकते हैं, इनका एक टैंक में आप कोई भी कह सकते हो ऐसी इन्वायरमेंट कंडीशन प्रोवाइड की जाती है जिसमें इनका एनारोबिक डाइजेशन होता है। हीट इलेक्ट्रिसिटी बायोगैस से आप बना सकते हो। अब प्रोसेस इसमें कई सारे होते हैं, जैसे कि आप मेथनोजेनेसिस का ही एक प्रोसेस सुने होंगे, जो लास्ट होता है जो आपका मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले तो ये जानो कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। फेज़ 1 आपका जो होगा जिसमें आपके कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स या पॉलीसैकेराइड्स जो भी होंगे सारे के सारे, उनका हाइड्रोलिसिस होगा। फिर उसके बाद जो होगा फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया जो होंगे आपके, वो उसको ब्रोक डाउन करेंगे मोनोमर्स में, और ऑब्वियस सी बात है ओलिगोमर्स में, क्योंकि वो पॉली है उसको मोनोमर्स यानी कम पार्ट में उसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा। फिर आपका जो फेज़ 2 चलेगा उसमें क्या होता है कि आपका जो शॉर्ट चेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए होता है, इसमें फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके मोनोमर्स और बाकी चीज़ें जैसे कि ओलिगोमर्स हो गया, शुगर हो गया, अमीनो एसिड हो गया, इन सारी चीज़ों को वो क्या कहते हैं कि प्रोपियोनेट और ब्यूरेटेट इटीसी में जैसी चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं। फिर इसमें आपका क्या होता है, फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया आपका हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एसीटेट यानी एसिटोजेनेसिस प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होता है, जो थर्ड प्रोसेस होता है आपका। फिर एसिटोजेनेस क्या कहते हैं जो आपके होते हैं, ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, और यही एसिटोजेंस जो होते हैं मेथेनोजेनेसिस और मेथेनोट्रॉप्स इनको बोला जाता है, वो प्रोड्यूस करते हैं आपके मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप इतना समझते रहो। जो लास्ट प्रोसेस होता है यानी मेथेनोजेनेसिस प्रोसेस से ही आपका जो बायोगैस का फॉर्मेशन होता है वो होता है। अब इसमें इसमें एक पॉइंट और है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑप्टिमम पीएच कितना होता है। ऑप्टिमम पीएच रेंज इन एनारोबिक डाइजेशन इज 6.6 to 7.2। हाउएवर द प्रोडक्शन कैन टॉलरेट अ रेंज ऑफ 6.5 up to 8, बट जो ऑप्टिमम होता है वो 6.6 to 7.2 होता है। ये आप मेमोराइज़ कर लो। फिर आता है आपका मेन चीज़ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल की जब बात होती है तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि बायोफ्यूल आजकल के ज़माने में जो सबसे बढ़िया कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं कि डिक्रीज़ करने का अल्टरनेटिव खोजा गया है। और ये बायोफ्यूल एनी फ्यूल दैट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम अ बायोमास दैट इज़ अ प्लांट, एल्गी मटेरियल, कुछ भी हो सकता है, एनिमल वेस्ट भी हो सकता है। और ये जो फीड स्टॉक होते हैं मटेरियल, ये रिप्लेस्ड रेडली बायोफ्यूल इज कंसीडर्ड टू बी अ सोर्स ऑफ अ रिन्यूएबल एनर्जी अनलाइक फॉसिल फ्यूल सच एज अ पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैसेस। ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको जनरेशन वाइज डिवाइड कर दिया जाता है
इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम किस तरीके से इनोवेशन फॉर्म में बढ़ रहे हैं। जैसे आपके मोबाइल्स का 2G 3G 4G का क्या क्या जनरेशन चलता रहता है, उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें अपलोडेड होती रहती हैं, अपग्रेड की जाती हैं, अपग्रेड के बाद थोड़ी बहुत उसमें चीज़ें इन्हांस की जाती हैं, टेक्निक की चीज़ें जो भी होती हैं। फिर उसके बाद जैसे वेब प्रोसेस हो गया, वेब 2.0 हो गया, फिर वेब 3.0 हो गया। इस तरीके से आपका ये जो फ्यूल होते हैं ये बेसिकली जनरेशन वाइज इसलिए डिवाइड किए जाते हैं कि ट्रेडिशनल से हम किस तरीके से इनोवेटिव तरीके की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो फ्यूल होता है वो आपका वो शुगर केन, पाम ऑयल, क्रॉप से यानी पाया जाता है। और जैसे कॉर्न ऑन हो गया, इन सारी चीज़ों से अमेरिका जो होता है वो कॉर्न से काफ़ी बायोफ्यूल जनरेट करता है। सेकेंड जनरेशन आपका हो गया वो लिग्नोसेलुलोजिक होते हैं, जो कि क्या कहते हैं क्रॉप रेसिड्यू हो सकते हैं, वुड हो गया, स्ट्रॉ हो गया, वेस्ट हो गया, कोई भी क्रॉप रेसिड्यू हो सकता है। थर्ड जनरेशन आपका होता है मरीन यानी माइक्रो एल्गीज, सीवेड एंड माइक्रो एल्गीज जो होते हैं। फोर्थ जनरेशन जो होता है ये ब्रेकथ्रू होते हैं, सोलर टू फ्यूल या एडवांस एल्गी जो होते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी फोर्थ जनरेशन में आती हैं। इसी तरीके से आपके जो मेन प्रोडक्ट क्या कहते हैं बायोफ्यूल्स के हो गए, बायो इथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस, बायोब्यूटेनॉल एंड बायोहाइड्रोजन। देखो बायो एथेनॉल जो होता है बेसिकली डेराइव्ड फ्रॉम कॉर्न एंड शुगर केन यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बायो इथेनॉल बनेगा? फर्मेंटेशन प्रोसेस से। अ लिटिल ऑफ एथेनॉल कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ द एनर्जी प्रोवाइड बाय द लीटर ऑफ द पेट्रोल। फिर क्या होता है व्हेन मिक्स विद द क्या कहते हैं पेट्रोल, कौन सी चीज़ें बायो एथेनॉल को जब पेट्रोल से मिक्स किया जाता है, इट इम्प्रूव द कंबस्जन परफॉर्मेंस एंड लोअर द इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। कितना बढ़िया है, ये इमिशन को रिड्यूस करता है अगर इसको पेट्रोल के साथ मिलाया जाए, यानी बायो एथेनॉल को। फिर बायोडीजल हो गया, इट इज़ डराइव फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल लाइक सोयाबीन ऑयल हो गया, आपका पॉम ऑयल हो गया, वेजिटेबल वेस्ट ऑयल हो गया, एनिमल फैट्स, और क्या आपके बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस से किससे बनता है ये बायोडीजल आपका ट्रांस एस्टरीफिकेशन से प्रोसेस, इसको याद रखना। इट प्रोड्यूसेस वेरी लेस और नो अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस एज कम्पेयर टू द डीजल। इट कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव फॉर द कन्वेंशनल डीजल फ्यूल। वो पेट्रोल के लिए हो गया, ये डीजल के लिए हो गया, बायो इथेनॉल, बायोडीजल। फिर आता है आपका बायोगैस, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई एनारोबिक डीकम्पोजिशन। बायोइथेनॉल आपका फर्मेंटेशन, डीजल जो है ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, बायोगैस आपका एनारोबिक डीकम्पोजिशन, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको। लाइक सीवेज फ्रॉम एनिमल वेट्स, मेजर प्रोपोर्शन ऑफ बायोगैस इज अ मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक्सप्लेन किया जा चुका है। आल्सो स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सिल्कोहेक्सेन होता है आपका इसमें। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑटोमोबाइल्स, ये हो गया। फिर आपका बायोब्यूटेनॉल आता है। बायोब्यूटेनॉल क्या होता है? प्रोड्यूस इन द सेम वे एज अ बायोइथेनॉल, यानी आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस, दैट इज थ्रू द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। द एनर्जी कंटेंट इन अ ब्यूटेनॉल इज द हाईएस्ट अमाउंट द अदर गैसोलीन। गैसोलीन जो गैस का पेट्रोलियम का ही पार्ट होता है, लेकिन वो गैस फॉर्म में नहीं होता। अल्टरनेटिव, इट कैन बी एडेड टू अ डीजल टू रिड्यूस इमिशन। इट सर्व एज अ सॉल्वेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ऑल्सो यूज्ड एज अ बेस इन अ परफ्यूम। यह चीज़ रखना। बायोब्यूटेनॉल जो होता है। बायोहाइड्रोजन हो गया आपका, लाइक्स बायोगैस कैन प्रोड्यूस यूजिंग अ नंबर ऑफ प्रोसेस सच एज द पायरोलिसिस, हाई टेम्परेचर होगा लेकिन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। गैसिफिकेशन, फिर गैसिफिकेशन का प्रोसेस हो गया, और क्या कहते हैं सिन गैस का फॉर्मेशन होता है आपका पायरोलिसिस में, ये चीज़ें भी याद रखना। बायोलॉजिकल फर्मेंटेशन, इट कैन बी परफेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल के परफेक्ट। फिर आपका रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ने का मतलब है कि अब हम पहली बात करते हैं आपका ओटेक की, यानी ओटेक जो हो गया ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। एनर्जी को कन्वर्जन करना, ओशियन थर्मल यानी हो गया कि समुद्र का जो आपकी है उसके टेम्परेचर से थर्मल की बात आई तो इज अ प्रोसेस टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसिंग एनर्जी बट बाई हार्नेसिंग, किस चीज़ से, दैट टेम्परेचर डिफरेंस, किन के बीच में, यानी थर्मल ग्रेडियंट दिया गया है। टेम्परेचर यानी दो चीज़ें, एक तरफ गर्म, एक चीज़ें ठंडी चीज़ें, बिटवीन ओशियन सरफेस वाटर एंड डीप ओशियन। सरफेस वाटर हीट होगा और डीप ओशियन आपका क्या होगा, ठंडा होगा। तो आप इमेज में ही देख सकते हो कि किस तरीके, किसी भी इमेज में भी देख लो आपको, उसमें टेम्परेचर डिफरेंस दिया गया है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मिनिमम होता है, 25 से 30 तक की रेंज में होना ही चाहिए। इतना डिफरेंस अगर सरफेस और डीप वाटर में नहीं होगा तो एनर्जी जनरेशन नहीं होता है। तो बेसिकली यही होता है कि वाटर सरफेस से आप
इवेपोरेशन जैसा हाई टेम्परेचर जो होगा वहाँ से आपका ओटेक जो आपका कन्वर्जन टूल होता है उसमें वो जाता है। फिर उसके बाद आपका कोल्ड डीप वाटर भी जाता है, जिसकी वजह से टरबाइन जनरेशन होता है। वेपोराइजेशन की वजह से उसके वेपर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हर जगह हर जितनी भी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी होगी टरबाइन सब में होगा, वही घूमती है तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बस उसके प्रोसेस अलग अलग होते हैं। ओटेक में आपका कोल्ड रिजर्वायर और हॉट रिजर्वायर जो भी ओशियन का थर्मल कन्वर्जन होता है, हीट एक्सचेंजर कंडेंसर होते हैं इसमें, उसी की वजह से ही कोल्ड वाटर और हीट वाटर में आपका एक्सचेंज होता है। वार्म वाटर से वाटर को वेपराइज करके उसको टरबाइन को घुमा करके जनरेटर जो होता है पावर को क्या कहते हैं जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। बेसिकली जो टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए वो 25 से 30 में फिर से बता दे रहा हूँ। इसकी जो क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिक इफ़िशियंसी मैक्सिमम की, तो आप इफ़िशियंसी इसके निकाल सकते हो कि 1 माइनस TC यानी हो गया आपका कोल्ड रिजर्वायर का जो टेम्परेचर दिया जाएगा वो डिवाइडेड बाई TH। अब वो आपका केल्विन में होगा तो उसको आप डेल्टा सेल्सियस में कन्वर्ट करके ही करना, ऑब्वियस सी बात है। आपका बाकी जो आंसर होगा उससे आप मैच करते हुए उसको आप कन्वर्ट करते रहना। फिर आपका आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है सोलर पॉन्ड। देखो बेसिकली पॉन्ड क्या होती है, जो पॉन्ड नेचुरल पॉन्ड होता है उसका वर्क क्या होता है कि इट वेल नोन दैट द वाटर और एयर इज़ हीटेड दे बिकम लाइटर एंड राइज अपवर्ड। जो भी चीज़ें लाइटर होंगी हल्की होंगी ऊपर जाएगी, यानी गर्म हवा की टेंडेंसी जो होती है ऊपर जाने की होती है, आपको पता है। एग्जाम्पल के तौर पे हॉट एयर बलून। सिमिलरली इन ऑर्डिनरी पॉन्ड द सन रेज हीट द वाटर एंड हीटेड वाटर फ्रॉम विद इन द पॉन्ड राइजेज एंड रीच अप द टॉप, पहुँच जाएगा, जैसे जैसे गर्म होगा ऊपर पहुँचेगा। बट लूजेज द हीट इन टू द एटमॉस्फियर, अपनी हीट को एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा। द नेट रिजल्ट इन द पॉन्ड वाटर रिमेन्स द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर उसके इक्वलेंट हो जाएगा, यानी नीचे से लेके ऊपर तक पूरा। द सोलर पॉन्ड रिस्ट्रिक्ट, यही चीज़ होती है टेंडेंसी को रिस्ट्रिक्ट करता है। कौन सी चीज़? सोलर पॉन्ड। जो नेचुरल पॉन्ड में होती है कि वो मेंटेन करके रखता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से, हीट जो निकलती रहती है रिलीज़ होती रहती है, वही सोलर पॉन्ड इसको रिस्ट्रिक्ट करता है, जो हीट को रिलीज़ नहीं होने देता। बाय डिजॉल्विंग साल्ट इन अ बॉटम लेयर ऑफ द पॉन्ड मेकिंग टू हैवी टू राइज। अब सोलर पॉन्ड में आप ये बेसिकली देखो कि ये आपका हो गया 3 इसमें जोन होते हैं आपके। अपर कन्वेक्टिव जोन हो गया आपका UCZ, फिर आपका होता है कि नॉन कन्वेक्टिव जोन जो बीच का होता है NCZ, ग्रेडियंट जोन भी बोला जाता है इसको। फिर उसके बाद लोअर कन्वेक्टिव जोन यानी जो साल्ट सेचुरेटेड जोन होता है, सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट होता है, ऊपर से नीचे जाने पे सैलिनिटी इसमें बढ़ती है। टेम्परेचर क्या होता है, ऊपर से लेके नीचे जाने पे बढ़ेगी, यानी ऊपर एम्बिएंट यानी आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की इक्विवेलेंट होगा क्योंकि वो एक्सचेंज करता रहता है। लेकिन नीचे जो आपका जो NCZ आपका है नॉन कन्वेक्टिव जोन, कन्वेक्शन को रोकता है, ये नॉन कन्वेक्शन को रोक। कन्वेक्शन प्रोसेस क्या है? कन्वेक्शन आपका प्रोसेस हो गया गर्म होते हुए ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ठंडा हो जाएगा, ठंडा नीचे आएगा, गर्म ऊपर जाएगा, फिर ठंडा होगा, ठंडा नीचे आएगा। इसी तरीके से बेल्ट फॉर्मेशन हो, इसी को भी कन्वेक्शन बोलता है। पानी की गर्म जो होता है वो ऐसे ही होता है, नीचे आप वो क्या कहते हैं गैस जलाओगे, वो गर्म करेगा, गर्म मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, बुलबुले उसके ऊपर जाके ठंडे होंगे, फिर वो ठंडे होंगे तो नीचे बैठेंगे। इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। इसी कन्वेक्शन को वो जो नीचे हीटअप होगा वो ऊपर जाने पे ऊपर जाने से रोकेगा। कन्वेक्शन जोन जो होगा ग्रेडियंट, यही सोलर पॉन्ड की क्वालिटी होती है, बेसिक यही उसका। वो तो नीचे जब आपका हीट टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उससे आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हो। द टॉप जोन इज द सरफेस जोन, और इसमें कह सकते हो कि ये अपर कन्वेक्टिव जोन विच इज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हैज़ अ लिटिल साल्ट कंटेंट, बहुत कम होता है। द बॉटम जोन इज़ अ वेरी हॉट, कितना होगा 70 to 85, यानी बॉइलिंग वाटर के करीब पहुंच जाता है ये। इट इज़ अ वेरी साल्टी, इट इज़ अ दिस जोन दैट कलेक्ट अ स्टोर सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड देयरफॉर नोन एज द स्टोरेज जोन ऑफ LCJ। सेपरेटिंग जोन द टू जोन्स इन द इम्पॉर्टेंट ग्रेडियंट जोन NCZ यानी नॉन कन्वेक्टिव जोन, कन्वेक्टिव जोन जो है, हियर द साल्ट कंटेंट इंक्रीजेज डेप्थ, यहीं से साल्ट कंटेंट का इंक्रीजन स्टार्ट होता है नीचे की तरफ। देयर बाई द क्रिएटिंग अ सैलिनिटी और डिसेंट डेंसिटी ग्रेडियंट। इफ वी कंसिडर अ पर्टिकुलर लेयर इन दिस जोन, वाटर ऑफ द लेयर कैन नॉट राइजेस एज द लेयर ऑफ द वाटर अबव द हैज़ लेस साल्ट कंटेंट एंड देयरफॉर लाइट, उससे क्या होते हैं, हल्के हो जाएंगे। सिमिलरली द वाटर फ्रॉम दिस लेयर cannot fall as a water layer below has a higher salt content is therefore a heavier। वही बातें जो मैंने आपको सारी बताई है। दैट सबसे लास्ट में ही होता है कि आपका जो ग्रेडियंट जोन एक्ट एज अ
ट्रांसपेरेंट इंसुलेटर परमिटिंग सनलाइट टू रीच बॉटम जोन बट आल्सो इंट्रैप्ड इट देयर, ऊपर जाने से रोकेगा, इंट्रैपिंग कर देगा उसकी। द ट्रैप्ड सन एनर्जी इन देन विड्रॉ फ्रॉम अ पॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ हॉट ब्राइन फ्रॉम द स्टोरेज जोन, इस तरीके से वहाँ से उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो सोलर पॉन्ड की जो पूरी मैकेनिज़्म है वो यही है, 3 लेयर के बेस पे है, क्या है, इस तरीके से काम करता है सोलर पॉन्ड। फिर आपका जो आता है नेक्स्ट, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोटोवोल्टिक सेल होता है। देखो फोटोवोल्टिक सेल बेसिकली क्या है, फोटोवोल्टिक सेल इज़ एन एनर्जी हार्वेस्टिंग, ऑब्वियस सी बात है, जैसे ओटेक था एनर्जी हार्वेस्ट करना, सोलर पॉन्ड को एनर्जी हार्वेस्ट करना, सारी चीज़ें एनर्जी हार्वेस्ट करने के लिए, ये भी एक एनर्जी हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। बट दैट कन्वर्ट, सबकी मैकेनिज़्म अलग होती है थोड़ी थोड़ी। इसमें क्या है कि कन्वर्ट एनर्जी, सोलर एनर्जी इनटू यूज़फुल इलेक्ट्रिक, किस प्रिंसिपल के बेस पे, फोटोवोल्टिक इफेक्ट, ये जो होता है उसका फोटोवोल्टिक इफेक्ट के बेस पे। फोटोवोल्टिक इफेक्ट यही होता है कि उस सनलाइट को, पर्टिकुलर रेंज की सनलाइट को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। सोलर सेल्स जो होते हैं, ये जो होते हैं आपका बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, 2 तरीके के जो डिफरेंट होते हैं, एक होता है पी टाइप्स और दूसरा होता है एन टाइप्स। वो कहाँ पे ज्वाइन करते हैं, इसमें आप नीचे वाली इमेज में जस्ट देखेंगे, पी टाइप एंड एन टाइप, इनका फिर ज्वाइन करने को पी एन जंक्शन। बाई ज्वाइनिंग दीज 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्म्ड इन द रीजन ऑफ जंक्शन एज इलेक्ट्रॉन मूव टू द पॉजिटिव पी साइड एंड होल्स, जो होल्स उसकी तरफ मूव करेंगे टू द निगेटिव एन साइड। दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो और होल फ्लो, यानी जो पॉजिटिव चार्ज का होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में। लाइट इज अ कंपोज्ड ऑफ फोटोन विच आर सिंपली स्मॉल बंडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, स्मॉल बंडल, पूरा नहीं होता। एनर्जी व्हेन लाइट ऑफ अ सुटेबल वेवलेंथ, हर तरीके की लाइट नहीं, इसीलिए इसकी इफ़िशियंसी पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हर तरीके की लाइट हो तो इसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी ना। सुटेबल सिर्फ वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन दिस सेल एनर्जी फ्रॉम द फोटोन इज ट्रांसफर टू एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेमी कंडक्टिंग मटेरियल causing it jump to a higher energy state known as a conduction band, इसी को बोला जाता है कंडक्शन बैंड, जब वो जंप करता है हायर एनर्जी स्टेट में। इन देयर एक्साइटेड स्टेज इन द कंडक्शन बैंड दीज इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव थ्रू द मटेरियल एंड इट इज़ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट क्रिएट, जो मोशन होता है इसी का, ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली मूवमेंट करना, दैट क्रिएट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सेल, यही क्रिएट करता है। बैंड गैप यही एक्सप्लेन करता है आपका इसकी एफिशिएंसी को। देखो 2 टाइप्स के हो गए आपके, पी टाइप्स और एन टाइप्स, और दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं पी एन जंक्शन हो गया। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करता है, वो इलेक्ट्रॉन की फ्लोइंग होती है कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से कंडक्शन बैंड के थ्रू हायर स्टेट में जाते हैं, वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जब वो उनको एनर्जी मिलती है तो वो ऑब्वियस सी बात है लोअर से हायर स्टेट में जाएंगे, यानी वाइलूम बैंड से वो क्या कहते हैं बैलेंस बैंड जो उनका, उससे वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे। इसी को इनके बीच में जो गैपिंग पाई जाती है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, यानी जब वो हायर स्टेट में जा रहे हैं, यानी कंडक्शन स्टेट में जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड अपने लोअर स्टेट से हायर स्टेट में इसके बीच की जो गैपिंग है उसी को बैंड गैप बोला जाता है। और इसी की बैंड गैपिंग जो होती है, इसी की इक्विवेलेंट एनर्जी जब उनको मिलेगी, उसी को सुटेबल वेवलेंथ बोलते हैं, उतनी ही वेवलेंथ उनको मिलेगी। यानी जैसे कि आप कह सकते हो कि गैलेनियम और आर्सेनिक की देख लो तो 1.4 इनकी बैंड गैपिंग है, इसके इक्विवेलेंट ही अगर उनको वेवलेंथ मिलती है तभी वो जाते हैं कंडक्शन बैंड में। अगर इतनी गैपिंग की उनको एनर्जी नहीं मिलती है तो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे। वो जो एनर्जी सनलाइट होगी वो एज अ थर्मल हीट के तौर पे स्टोर हो जाएगी, उन इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। इसीलिए जितना जो भी तरीके का मटेरियल यूज़ किया जा रहा है उतनी ही उसको मिलनी चाहिए सनलाइट। जैसे सिलिकॉन के लिए 1.1 है, कैडमियम टेल्यूराइड के लिए 1.49 है, कैडमियम सेलेनाइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, सबका अलग अलग है। तो उतनी ही अगर उनको वेवलेंथ सुटेबल वेवलेंथ मिलेगी तभी वो बैंड गैपिंग के इक्विवेलेंट वो क्रॉस करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी कंडक्शन बैंड में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो तभी होगा, एनर्जी जनरेशन तभी होगा। इसीलिए इसकी इफिशियंसी जो होती है थ्योरेटिकली 33% होनी है, 30 से 40 की रेंज में होती है, यानी बेसिकली 33%, बाकी 30 से 40 की रेंज में फ्लक्चुएट करती रहती है। यही बैंड गैप हो गया, ये हो गया। अब सोलर इफिशियंसी रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आपका ये हो गया कि एन मैक्सिमम जो एफिशिएंसी आपको निकाली है वो हो गई आपकी
मैक्सिमम पावर आउटपुट इन वाट डिवाइडेड बाई क्या होगा, इंसिडेंट रेडिएंट रेडिएशन फ्लक्स जो आपका होता है वो, जो भी आपको इंसिडेंट 800 वो क्या कहते हैं वाट मीटर स्क्वायर, 400 वाट मीटर स्क्वायर, जो भी आपको इंसिडेंट यानी इनपुट तौर पे मिल रहा है, इनपुट जो आपका हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है वाट पर मीटर स्क्वायर में, वो फिर क्या कहते हैं कितना एरिया ऑफ कलेक्टर, जो आपका जितनी एरिया में वो कलेक्ट की जा रही है, पूरा एरिया थोड़ी नहीं कलेक्ट करेगा, अब जितना आपका फोटोवोल्टिक सेल का साइज होगा उतना ही एरिया वो कलेक्ट करेगा, तो उतना एरिया यानी जो आपका पूरा आ रहा है इंसिडेंट वो मल्टीप्लाई करोगे आप अपने पूरे एरिया से जो आपका है, और उसको फिर डिवाइड किया जाएगा आपका जो आउटपुट हो रहा है उससे, तो आपकी पूरी इफ़िशियंसी मिल जाएगी। अब कभी कभी एरिया पूछता है, कभी कभी इफ़िशियंसी पूछता है, कभी कभी आउटपुट पूछता है, अगर पावर पूछ लेता है तो वो भी आपका W इक्वल टू P इंटू ए, यानी जो का एम्पेयर दिया जाएगा उसकी पावर से आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। फिर आपका आता है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो होती है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन, इफिशियंसी रिलेटेड बाकी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो बेसिकली जो विंड एनर्जी होती है, टरबाइंस होते हैं बड़े बड़े ब्लेड्स कह सकते हैं आप उनको, ब्लेड बनाया जाता है, इमेज में देख सकते हैं आप कि इसमें सबसे पहले तो 3 ब्लेड हो गए बड़े बड़े आपके, फिर उसके बाद आपका रोटर हो गया जो मूव करता है, फिर आपका पिच सिस्टम होता है, जो फिर आपकी लाइनिंग होती है वो लो स्पीड शाफ्ट होती है, फिर ब्रेक्स होते हैं, यॉक ड्राइव होता है जो उसको रोटेट करने में मतलब एक तरीके से मेंटेनिंग किया रहता है, गियर बॉक्स होते हैं आपके कंट्रोल करने के लिए, कट डाउन करने के लिए आपकी स्पीड बढ़ने पे, फिर कंट्रोलर होता है जिसको डायरेक्ट स्टेशन से मॉनिटर किया जाता है, इंजीनियर जो होता है उसको कंट्रोल कर सकता है, फिर आपका जनरेटर हो गया, नेसल्स हो गया, हाई स्पीड सेफ्ट, लो स्पीड हो गया, हाई स्पीड हो गया, विंड वैन हो गया, फिर उसका एनीमोमीटर भी लगा होता है जो कि विंड को बताता रहता है स्पीड को। अब ये इसी की बेसिक प्रिंसिपल पे, हवाओं के बेसिस पे ये काम करते, बेसिकली यही हो विंड यानी हो गया, यानी विंड से जनरेट करने के लिए एनर्जी, यानी एनर्जी किससे हार्नेस करेगा ये विंड से। अब ये बेसिकली इनकी जो स्पीड होती है, विंड की स्पीड ही डिपेंड करेगा आपकी एनर्जी की जनरेशन को, लेकिन पर्टिकुलर से लेकर के एक पार्टिकुलर तक। अब इसमें देखिए कट इन स्पीड आपका दिया हुआ है, तो ये कह सकते हो माइल पर हावर दिखा हुआ है, तो 8 माइल पर हावर से स्पीड इसकी कट इन स्पीड है, इससे स्लो रहेगी तो वो नहीं चलेगा, लेकिन फिर इससे धीरे धीरे 31 और 55 तक बढ़ेगी तो वो स्पीड बढ़ेगी, लेकिन 55 पे ही रुक जाएगी, यानी आपका जो होता है वो कह सकते हो कि 10 मीटर क्या कहते हो कि ये जो होता है कट डाउन इनका पर मीटर, क्या कह सकते हो कि पर मीटर सेकेंड, या 1 मीटर में ये 10 मीटर, 1 सेकेंड में 10 मीटर की स्पीड अगर होगी इनकी, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है इनका, इससे कम रहेंगे या 8 या 10 मीटर से कम रहेंगे तो इनका जो होगा वो टरबाइन नहीं चलेगी, यानी ब्लेड्स मूविंग नहीं होगी, वो पावर कट डाउन होगा। यानी आप कह सकते हो कि बेसिकली इनको जो स्पीड चाहिए वो 10 से लेकर के स्टार्टिंग से 10 मीटर पर सेकेंड से लेकर के आपकी स्पीड होनी चाहिए वो 30-35 तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होने पे भी पावर कट हो जाएगा, हाई स्पीड होने पे भी वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं, ज़्यादा तेज़ मूव करेगा तो इनकी इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, और जब स्पीड बहुत ज़्यादा कम रहेगी तब भी उनकी मूवमेंट नहीं होगी, तो एक मेंटेनिंग रेंज में ही वो पावर का जो जनरेशन होगा वो इनके लिए बेस्ट माना जाता है। तो बेट्स रूल ने भी ये कहा था कि अगर आपको टरबाइन कैन कैप्चर मोर देन 16.27 यानी 59.3% आप काइनेटिक एनर्जी इन द विंड, उतना ही कर पाएंगे, यानी हमको जितनी उनको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है उसका सिर्फ 59.3%। द फैक्टर 16.27 जो इक्विवेलेंट है 0.59 के इज़ नोन एज क्या, बेंट्स कोफिशिएंट। प्रैक्टिकल यूटिलिटी स्केल विंड टरबाइन अचीव एट अ पीक 75 to 80% ऑफ द बेट्स लिमिट, प्रैक्टिकली पा सकते हैं बेट्स लिमिट को, इतना वो पूरी काइनेटिक एनर्जी का। अब फिर विंड पावर को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, हाफ रो यानी डेंसिटी स्मॉल चेंज विद द एलिवेशन टेम्परेचर होता रहता है इसमें, ए आपका एरिया पर मीटर स्क्वायर हो गया आपका, फिर आपकी क्या हो गई वेलोसिटी क्यूब की पावर क्यूब है, मीटर पर सेकेंड में हो गया क्यूबिक फीट, ये आपकी होती है विंड एनर्जी। फिर आपका आता है MHT, ये भी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं आपके एग्ज़ाम में। मैग्नेटिक हाइड्रोडायनेमिक पावर जनरेटर एक तरीके से कह सकते हो। ये जो होता है ये बेसिकली आप इतना जानो कि ये 2 लॉ पे काम करता है, एक तो फैराडे लॉ हो गया, एक तो लॉरेंट्ज़ लॉ हो गया आपका।
इसमें क्या होता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड, हाई मैग्नेटिक सुपर कंडक्टर, सुपर जो होते हैं, इसमें एक मीसन इफेक्ट होता है जो सुपर कंडक्टर के लिए होता है। ये भी याद रखना कि मीसन करके इफेक्ट है, मुझको भी नहीं याद रहा, मेजर इफेक्ट है, जो भी इफेक्ट है वो सुपर कंडक्टर के लिए होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप एनर्जी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी फ्लो करा रहे हो, तो मतलब हॉट वेपर गैसेस को जनरेशन में करा रहे हो, तो उससे क्या होता है कि एक पावर जनरेट होती है, जो फैराडे साहब ने बोला था। लॉरेंट साहब ने इसको क्वांटिफाई किया था अच्छे तरीके से। तो बेसिकली एमएचटी क्या होता है, कैन बी कंसीडर टू बी अ फ्लूइड डायनेमो। क्या फ्लूइड डायनेमो? दिस इज अ सिमिलर टू अ मैकेनिकल डायनेमो इन विच द मोशन ऑफ द मटेरियल कंडक्टर थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट current in the conductor, except that MHT generator the metal conductor is replaced by the conducting gas plasma। यहाँ पे कंडक्ट जो मेटल प्लेट होता है उसको हटा दिया जाता है, किससे? कंडक्टिंग गैस प्लाज्मा से। यहाँ पे प्लाज्मा या फ्लूइड डायनेमो, इसीलिए उसको बोला जाता है फ्लूइड डायनेमो, क्योंकि यहाँ पे जो कंडक्टिंग गैस होती है वो प्लाज्मा टाइप की होती है, कंडक्टिंग गैस होती है। When a conductor move through a magnetic field, it create an electric field perpendicular to the magnetic field। ओके फिर क्या होता है कि आप देख ही सकते हो किस तरीके से इमेज में इलेक्ट्रोड्स हैं, यानी आपका प्लस माइनस ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड साउथ, डीसी वोल्टेज, उसके बीच में आयोनाइज गैस प्लाज्मा की मूविंग की जा रही है, जिससे ईएमएफ आपका जो हो गया, यानी इंड्यूस वोल्टेज करंट, मोशन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दूसरे की जो लॉ है वो बताता है। तो क्या कहते हैं कि ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, ये इमेज में दिखा हुआ है। The magnetic field and the direction of the movement of the conductor, this is principle is discovered by the Michael Faraday। वही हो गया फैराडे लॉ, पढ़ लेना। Behind the conventional rotational electricity generation, और उसके बाद डच फिजिक्स जो लॉरेंट साहब थे उन्होंने ये बताया, लॉरेंट साहब ने ये बताया F इक्वल टू क्यू इंटू बी, जो एक फील करते थे, एक तरीके की एनर्जी जो फील करेगा उस कंडीशन में वो होगी F इक्वल टू क्यू इंटू बी। क्यू जो होगा वो होगा आपका चार्ज पार्टिकल, वी जो उसकी वेलोसिटी होगी, बी मैग्नेटिक फील्ड होगी। फिर उसके बाद जो उसका मेन इक्वेशन डिराइव किया जाएगा, पी इक्वल टू 1/4 सिग्मा यू स्क्वायर बी स्क्वायर ए इंटू डी। यू क्या हो गया? फ्लूइड वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड्स, और क्या कहते हैं कि सिग्मा डेंसिटी हो गई, एरिया ऑफ फ्लैट हो गया ए, और डी हो गया उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है। मैग्नेटिक हाइड्रो पावर और भी किस तरह, डी इक्वल टू डी वी बाई डी आर, बी इंटू बी, वो एक्स नहीं है वो इंटू है, बी इंटू बी। ये डी वी हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, डी आर हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स जो होगी, बी क्या होगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेलोसिटी होगी। ये आपका टर्बो जनरेटर और एमएचडी जनरेटर दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एमएचडी बेसिकली प्रिंसिपल यही हो गया, इसी प्रिंसिपल पे वो काम करता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसमें आपका मेटल की जगह जैसे आप मूव कराते हो, कोई भी गैस आयोनाइज प्लाज्मा होगा उसको उसमें मूव किया जाएगा। आयोनाइज तो उसमें निकलने के बाद होगा, पहले उसमें कोई भी क्या कहते हैं गैस प्लाज्मा को, कंडक्टिंग गैस प्लाज्मा को मूवमेंट किया जाता है, उसी के थ्रू फ्लो कराएंगे तो एनर्जी का जनरेशन होता है। बेसिकली फ्लो फैराडे और लॉरेंट प्रिंसिपल के बेसिस पे होता है। फिर आपका आता है कि क्या टाइडल एनर्जी। देखो टाइडल एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके समय पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आप टाइडल एनर्जी कह सकते हो, देयर आर करेंटली 3 टाइप्स वे जहाँ पे आप पा सकते हो। टाइडल स्ट्रीम से आप जनरेट कर सकते हो, बैराजेस से और टाइडल लगून से। स्ट्रीम में क्या होता है, फॉर टाइडल एनर्जी जनरेटर टरबाइन आर प्लेस इन अ टाइडल स्ट्रीम, टरबाइंस को जो प्लेस किया जाता है उन टाइडल स्ट्रीम में डाल दिया जाता है। टाइडल स्ट्रीम इज़ अ फास्ट फ्लोइंग बॉडी ऑफ वाटर क्रिएटेड बाई टाइड्स, टाइड्स के द्वारा क्रिएट की जाती हैं। टरबाइन इज अ मशीन दैट्स टेक एनर्जी फ्रॉम फ्लो ऑफ फ्लूइड। ओके, जब वो फ्लूइड मूव करता है उससे एनर्जी को जनरेट करते हैं, ये आप इमेज में देख सकते हो किस तरीके से। फिर उसके बाद क्या होता है कि बिकॉज वाटर इज़ मच मोर डेंस देन एयर, टाइडल एनर्जी इज़ मोर पावरफुल देन अ विंड एनर्जी। अनलाइक वाटर, टाइड्स एंड predictable at stable, where tidal generator are used they produce a steady renewable stream electricity। बैराज भी उसी तरीके से हो गया, इसमें बैराज में इकट्ठा किया जाता है, उसके साइड में जस्ट लेवल ऑफ द हाई टाइड जहाँ पे होता है वहाँ पे टाइडल को। अनदर टाइप ऑफ टाइडल एनर्जी जनरेटर यूजेज एज अ लार्ज डैम कॉल्ड एज अ बैराज, लार्ज डैम बहुत बड़ा। विथ बैराज वाटर कैन स्पिल ओवर द टॉप ऑफ द थ्रू टर्बाइन इन द डैम बिकॉज द डैम इज लो। बैराज कैन कंस्ट्रक्ट क्रॉस टाइडल रिवर बेस एंड एस्चुरीज, इसके द्वारा ही टरबाइन स्टीम में जो होगा वो वाटर कर लिया जाएगा। फिर उसको बाद जैसे ही उसको चैनल या शैफ्ट को उठाते हैं, वाटर बहुत तेज़ी से फ्लो करता है और टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन घूमेगा तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सेम तरीके से लेगून्स में भी पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और उससे
टरबाइन को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। मैक्सिमम एनर्जी जो होती है इसकी अवेलेबल एनर्जी साइकिल वो होती है हाफ रो ए जी एच स्क्वायर। तो एच आपके क्या हो गया, वर्टिकल टाइडल रेंज हो गई, कितनी होगी वो वर्टिकल टाइडल रेंज। फिर ए क्या होगा आपका, हॉरिजेंटल एरिया ऑफ बैराज जो होगा वो पूरा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ हो गया। डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि है 1025 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ओके। फिर आपका आता है हाइड्रो पावर प्लांट। ये तो बेसिक प्रिंसिपल है, इसको सब जानते हो कि हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है। एक तरीके से डैम बना दिया जाता है, फिर उसके आपकी रिवर्स को, जैसे आपका टेहरी डैम और बहुत सारे डैम देख लो, पानी को रोक दिया जाएगा। फिर रिजर्वायर जो आपके पानी को रोका जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ऊपर तक जब उसको रोक लोगे तो नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा रहेगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई जो रुका हुआ है। अब उसमें इंटेक के लिए उसके जो गेट होते हैं उसको ओपन करोगे तो पानी एक पतला सा रास्ता उससे होते हुए जब जाएगा बहुत तेज़ी से जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। वहीं पर जस्ट लास्ट में टरबाइन लगा होगा, वो उसको घुमाएगा जो कि मैकेनिकल एनर्जी होगी, और उसको फिर वो क्या कहते हैं, टरबाइन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो बेसिक प्रिंसिपल इसका हाइड्रो पावर का आपका यही होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई आपकी पी जो होती है वो आपकी होती है mgh हो गई। ये तो बेसिक प्रिंसिपल है। फिर आपका जो पावर इसके लिए जनरेट करने के लिए होगा वो रो जी एच क्यू हो गया, रो डेंसिटी हो गई, जी ग्रेविटी हो गई, एच हाइट हो गई, क्यू फ्लो रेट हो गया। ओशियन एनर्जी वेव के लिए P = h² होता है। इसको भी आता है आपको कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी अगर हाई टाइड दी गई है तो उससे किस तरीके से आप हाई क्या कहते हैं ओशियन वेव एनर्जी को हार्नेस कर सकते हो। फिर आपकी पावर जो होती है ये फिर क्या कहते हैं ओशियन वेव से ही रिलेटेड है, तो मैंने इसको यहाँ पे दे दिया है। P = रो जी a² u होता है। यहाँ पे a क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड होता है, u क्या होती है वेलोसिटी होती है। अगर u नहीं दी हुई तो उसको आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो कि आप c/2 करके, c को फिर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपकी वेवलेंथ दी होगी तो उस वेवलेंथ से आप कैलकुलेट कर सकते हो √ करके g λ / 2π। तो हाइड्रो पावर का ये हो गया, ओशियन वेव का वो हो गया, MHD का भी हो गया। सारी चीज़ों का हमने आपसे डिस्कशन कर लिया। फिर आपका आता है रेडिएटिव फोर्सिंग। रेडिएटिव फोर्सिंग के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, क्यूरियोसिटी कॉन्सेप्ट, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं, मैं इतना बता दूंगा कि पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग और निगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग होती है। तो ये आपकी सोलर इंसिडेंट जो क्या कहते हैं इंसोलेशन होती है उसकी बेसिस पे होती है। तो इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव अगर रेडिएटिव फोर्सिंग होगी तो ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट करेगी, अगर निगेटिव होगी तो ग्लोबल कूलिंग जैसे कॉन्सेप्ट यानी ग्लोबल वार्मिंग को कम करेगी, ग्लोबल डिमिंग जैसे कॉन्सेप्ट को वो अप्लाई करेगी। तो CO2 और मीथेन, N2O, फिर आपका ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ये आपके सब पॉजिटिव, ब्लैक कार्बन जो हो गया, ये आपके क्या होते हैं कि पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग होती है। निगेटिव में आपका स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होता है। फिर आपका क्या कहते हैं सरफेस अल्बीडो हो गया। फिर आपका क्या होता है कि टोटल एरोसॉल जो होते हैं ये आपके निगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग में आते हैं। तो आप इमेज में ही देख सकते हो कि किस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग को एक्सप्लेन किया गया है। और पॉजिटिव होगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, निगेटिव होगा तो नहीं। फिर जो फैक्चुअल थोड़े से क्वेश्चन हैं वो हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो टोटल हमारा रीन्यूएबल एनर्जी का टारगेट था वो है 175 गीगावाट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी टोटल 2022 के लिए फिक्स किया गया था, जिसमें 100 गीगावाट जो होगा आपका सोलर के लिए था, 60 गीगावाट विंड पावर के लिए, 10 गीगावाट बायो पावर के लिए और 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर के लिए। जो हाइड्रो पावर मैंने एक्सप्लेन किया वो 3 तरीके का होता है, लार्ज हाइड्रो पावर, स्मॉल हाइड्रो पावर और बीच का आपको जो गया मैक्रो हाइड्रो पावर होता है। तो स्मॉल जो होता है वो 10 गीगावाट से मेगावाट से कम होता है, बाकी जो लार्ज होता है वो 30 गीगावाट से ज़्यादा होता है जनरेशन में, तो उसको क्या कहते हैं कि लार्ज हाइड्रो पावर बोला जाता है। तो ये आपके कुछ फैक्ट हो गए। बाकी इस समय करंट में कितना अचीव हुआ है और कितना करना बाकी है इसको आप मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की साइट से विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। अब अगला वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे, इसको जितने लोगों तक आप शेयर कर सकते हो करो, बेनिफिट होगा ऑब्वियसली, मेहनत करोगे तो। तब तक के लिए थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।